सर अर्ली एज पर देखा जाता है कि बहुत से बच्चे सेक्स करने लगते हैं। अगर मैं फीमेल की बात करूँ स्टार्टिंग फ्रॉम मीनार्श की बात करना चाहिए, मीनार्श टू मेनोपॉज़ को लेकर और बच्चों के अंदर भी अगर देखा जाए कि 12-11 साल से करने लगते हैं, उसके क्या लाइफ में इल इफेक्ट्स पड़ते हैं? सुनील जी, हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस 12 साल से 13 साल की उम्र में शुरू हो जाते हैं। लड़कियों में थोड़ा जल्दी होते हैं और लड़कों में थोड़ा सा लेट। तो आजकल ऐसा देखने में आया है, पिछले कुछ समय से मैंने प्रैक्टिस करते हुए पिछले 10 साल में ऑब्जर्व करा है कि आजकल जो सेक्स की एज है, फर्स्ट सेक्स की एज, वो पीछे से 3 से 4 साल कम हो गई है। पहले यूजुअली 18-19 साल के बच्चे होते थे जो अपना फर्स्ट सेक्सुअल एनकाउंटर या पहला सेक्सुअल एक्ट करते थे, पर आजकल 16-17 साल की बच्चियां भी इस तरीके की चीजें में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है आपको कि जो हमारा कानून है देश का, जो हमारा संविधान है, वो ये कहता है कि 16 इयर्स कंसेंट की एज है। लेकिन अगर कोई भी एडल्ट मेल, कोई ऐसा व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है और वो 18 साल से कम के किसी भी बच्ची के साथ में संबंध बनाता है, तो वो पॉक्सो एक्ट के अंदर कवर्ड है। तो एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ डॉक्टर, अगर मेरे पास इस तरीके की कोई केस आता है या कुछ भी आता है, तो मेरी वो लीगल लायबिलिटी बन जाती है कि मुझे उसे अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना है। पर जो बच्चे सेक्सुअली एक्टिव हैं, कम एज में एक्टिव हैं, मैं उनको हमेशा यही कहूंगा, मेरी सलाह रहेगी कि आप सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हों। कभी भी ऐसा कोई काम ना करें जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े या आपको कोई अनवांटेड इन्फेक्शन या अनवांटेड प्रेगनेंसी हो। हमेशा अपनी बॉडी के हिसाब से ही सेक्सुअल रिलेशन बनाएं। कभी भी कोई ऐसी चीजें ट्राई ना करें जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, या कोई ऐसी दवाइयां ट्राई ना करें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें एक बार, और उसके बाद ही इन चीजों में इन्वॉल्व हो। अर्ली एज में सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने से कई बार इमोशनल जो आपके अंदर चेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा आ जाते हैं। कई बार बच्चे इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, फिर वो रिलेशंस कंटिन्यू नहीं होती, तो कई बार डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीजें हो जाती हैं। इन्फेक्शंस के बहुत चांसेस है, क्योंकि जब यंग बच्चे फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करते हैं अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को, तो कई बार वो प्रोटेक्शन का ध्यान नहीं रखते हैं। तो अनवांटेड इन्फेक्शंस, अनवांटेड उनको प्रेगनेंसीज होती हैं, जिसके की बहुत सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिससे कई बार उनकी जो आगे की एज में जो सेक्सुअल लाइफ है वो बहुत हैम्पर हो जाती है। तो वो मेरी तरफ से बच्चों को सुझाव है कि हमेशा सोच समझ के अपने विवेक के अनुसार ही फैसला करें। एग्जैक्टली बहुत बार मैंने देखा है, मैं और डॉक्टर से भी इंटरव्यूज कर रहा था, गायनिकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि कई बार हमारे पास ऐसी लड़कियां आती हैं कि वो ड्रिंक करने के बाद पीयर प्रेशर में उन्होंने सेक्स कर लिया, अनवांटेड यूज कुछ भी नहीं किया, और उसके बाद प्रेगनेंसी हो गई। उनको डांटती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, समझाती हूँ, लेकिन उसके जो इल इफेक्ट्स होते हैं आगे जाकर शादी के बाद बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। सर कई बार ये देखा जाता है, लोगों ने पॉर्न देखी और पॉर्न में देखा है कि सेक्स में ये सब कुछ हो रहा है और वैसा ही खुद ट्राई करने की सोचते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि पॉर्न में और सिंपल लाइफ में सेक्स में बहुत डिफरेंस होता है। जरा उसको समझाइए। जी देखिए, ऐसा है कि पॉर्न भी एक तरीके का चलचित्र है। जैसे हम नॉर्मल मूवीज देखते हैं जिसमें लोग पेड़ों के आसपास नाच गा रहे होते हैं, या फिर बंदूकें चल रही होती हैं, या फिर गाड़ियां उड़ रही होती हैं, जिस तरीके से वो सब कैमरा का इफेक्ट होता है, ज्यादातर झूठ होता है और केवल फिल्म के प्रमोशन के लिए या ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप के लिए बनाया जाता है। इसी तरीके से पॉर्न के अंदर भी बहुत सारी ऐसी अननेचुरल चीजें दिखाई जाती हैं जो एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। अब पॉर्न देखने के बाद अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग, स्पेशली मेल्स, अपने पार्टनर से अननेचुरल चीजें एक्सपेक्ट करते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चाहे वो सेक्सुअल पोजीशंस हो, चाहे वो किसी प्रकार का पर्टिकुलर सेक्सुअल एक्ट हो, बट वहां पे जब उनकी डिमांड पूरी नहीं होती या उनको उस तरीके की चीजें नहीं मिलती, तो आपस में रिलेशंस खराब होते हैं। कई बार उसकी वजह से इन्फेक्शंस के चांसेस भी होते हैं, कई बार आपस में म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। सो मेरा सजेशन सब लोगों को यही है कि आप इस तरीके की चीजों से इन्फ्लुएंस होके आप अपनी लाइफ को ना डिस्ट्रॉय करें, बल्कि आप अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए यू कुड रादर विजिट और वेरी गुड एंशिएंट टेम्पल्स लाइक खजुराहो एंड मेनी अदर सच साइट्स, जहां पे आपको बहुत अच्छी सेक्सुअल नॉलेज भी मिलेगी और आपको एक ह्यूमन नेचर ऑफ सेक्स देखने को मिलेगा, जो बेसिकली बहुत ही एक पवित्र चीज है। तो इसको आप एक कमोडिटी ना बनाएं, इसको आप एक बहुत ही पायस, बहुत ही ये मतलब ऐसी चीज है जिसके लिए हम लोगों को बड़ा रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। सो इस तरीके की चीजें ठीक नहीं है। बिल्कुल, मतलब क्योंकि हमारे देश में देखा जाता है कि सेक्स से जुड़ी बात करना
थोड़ा संकोच भरा देखा जाता है। अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज की, तो वहाँ खुलकर पेरेंट्स बच्चों से बात करते हैं, और आप सर ये समझा रहे हैं कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है बच्चों को सही रास्ता दिखाने की, ना कि उनको नजरअंदाज करने की। एक सवाल मेरा है सर, आपने कहा कि एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को लेकर उनके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं और अर्ली स्टेज पर कैसे पहचानें? देखिए, एसटीडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो मेल और फीमेल दोनों में थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करते हैं। पुरुषों में अक्सर लिंग के ऊपर कोई रैश होना, कोई लाल चकत्ते होना, जलन होना या दाने होना, इस तरीके के सिम्टम्स, या पेशाब के रास्ते में जलन या व्हाइट डिस्चार्ज या येलो डिस्चार्ज आना, इस तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं। फीमेल्स में क्योंकि योनि अंदर की तरफ होती है तो बाहर से कुछ दिखता नहीं है, बट रिलेशन बनाने के बाद नीचे जलन होना, यूरिन करते में जलन होना, या फिर दर्द नीचे होते रहना कॉन्स्टेंटली, इस तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं। बहुत सारे इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो इनिशियली बिल्कुल सिम्टमलेस होते हैं या जिनमें कुछ पता नहीं चलता। जैसे कि अगर हम बात करें तो सिफिलिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर कुछ पता नहीं चलता और शुरू में वो बिल्कुल एसटीडी जैसी दिखती भी नहीं है। इवन एचआईवी एड्स, कई बार आपको 6-6 महीने, साल भर तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप एड्स से पीड़ित हैं। तो इस तरीके के इन्फेक्शंस है, यूजुअली ये सामान्य नागरिकों को या सामान्य लोगों को नहीं होते। अगर आपके बहुत ज्यादा अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं, यानी मल्टीपल पार्टनर्स हैं, और ऐसे पार्टनर्स जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, यानी कैजुअल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, एंड विदाउट प्रोटेक्शन अगर आप रिलेशन बना रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आपको हर 2-3 महीने में एक बार अपने एसटीडी प्रोफाइल से अपने चेक कराते रहना चाहिए, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, और अगर आपको एक भी सिम्टम इनमें से कोई दिखे अपने पार्टनर में, तो जरूर चेकअप करा लेना चाहिए। मतलब चेकअप कराना बेहद जरूरी है, बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। एक सवाल आपने कहा कि जब भी कोई सेक्स करें, आपने कहा मल्टीपल पार्टनर्स को लेकर, तो आपने कहा कॉन्डम का इस्तेमाल करें। सर देखा जाता है अधिकतर लोगों को, 90% लोगों को पता ही नहीं कॉन्डम का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। जरा समझाइए कि कॉन्डम का प्रॉपर यूज कैसे होता है। देखिए, ऐसा है कि कॉन्डोम एक बहुत ही सरल इस्तेमाल करने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइस है, और ये कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको रोकने के साथ साथ आपको इन्फेक्शन से भी बचाती है। तो कॉन्डोम का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका साइज। अक्सर जो लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं जब कॉन्डोम खरीदने जाते हैं, वो कभी भी इस पे ध्यान नहीं देते कि वो किस साइज के लिए कॉन्डोम खरीद रहे हैं। जो इंडियन एवरेज साइज है वो 4 to 5 इंचेस है, और मीडियम साइज कॉन्डोम जो ज्यादातर कंपनीज बनाती हैं वो इंडिया में जो वो यूजफुल है इंडियन पॉपुलेशन के लिए। तो कॉन्डोम आप जब भी लें हमेशा अपने साइज के हिसाब से लें, देख करके लें। दूसरा, उसके बाद में फिर जब आप उसको यूज करते हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस आते हैं, हमेशा इरेक्ट पेनिस के ऊपर आपको स्किन पीछे करके रिट्रैक्ट, और कॉन्डोम को ऊपर रख के नीचे तक रोल करना है, बॉटम तक। और ये ध्यान देना है कि जब आपका सेक्सुअल एक्ट खत्म हो जाए और पूरा प्रॉपरली आप फिनिश कर लें, उसके बाद आप उसको रिट्रैक्ट करके और क्लोज करके और प्रॉपरली डिस्पोज करें। ये नहीं कि उसको निकाल के आप कहीं भी ऐसे फेंक दें, क्योंकि उसके अंदर जो मटेरियल है या जो भी उसके अंदर चीजें हैं वो एक बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस है। उसमें इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, उसमें और भी बहुत चीजें हो सकती हैं जो आप ही के साथ साथ दूसरों के लिए भी खतरा हो सकती है। तो उसको प्रॉपर डिस्पोज करना है, और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर गलती से भी आपका कॉन्डोम यूज करते समय या सेक्स करते समय फट जाए, तो आप हमेशा अपना एक चेकअप 1 या 2 महीने के बाद जरूर करा लें, अगर आपका पार्टनर अननोन है। और अगर आपका पार्टनर नोन है और अगर कोई सिम्टम नहीं है तो आप रिलैक्स कर सकते हैं।